नमस्कार। CSIR नेट लाइफ साइंसेज का सिलेबस पहली नज़र में तो ये बहुत बड़ा और शायद थोड़ा डरावना भी लग सकता है। इतने सारे टॉपिक्स, लेकिन एक मिनट रुकिए। क्या हो अगर ये सिर्फ टॉपिक्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट न हो, बल्कि ये असल में पूरी जीवित दुनिया को समझने का एक आपस में जुड़ा हुआ एक व्यवस्थित ब्लूप्रिंट हो। तो चलिए आज इस पूरी जानकारी को इसी नजरिए से देखते हैं। इसे रटने की एक मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि एक खोज की यात्रा की तरह देखते हैं। आइए इस नक्शे को खोलते हैं और एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है जीवन के सबसे सबसे छोटे और बुनियादी स्तर से, एकदम शुरुआत से। हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 यानी मॉलिक्यूल्स और उनके इंटरैक्शंस, और यूनिट 2 यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। समझिए कि ये वो बुनियादी ईंटें हैं जिनसे जीवन की पूरी शानदार इमारत खड़ी होती है। देखिए, जीवन को समझने की शुरुआत होती है उसके सबसे छोटे कारीगरों से, यानी अणुओं से, जैसे कि प्रोटीन्स। और यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? वो है प्रोटीन का 3D आकार। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये समझिए कि ये उसकी किस्मत है। अगर प्रोटीन का आकार थोड़ा भी बदला तो उसका काम भी पूरी तरह से बदल जाता है। सब कुछ उसके आकार पर ही टिका है। और फिर यही छोटे छोटे अणु मिलकर एक कमाल की चलती फिरती फैक्ट्री बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कोशिका या सेल। इसमें हर ऑर्गेनेल का अपना एक खास काम है। न्यूक्लियस जो है वो कमांड सेंटर है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर प्लांट है जहां से सारी एनर्जी आती है। बिल्कुल एक व्यस्त फैक्ट्री के अलग अलग विभागों की तरह सब कुछ कितनी खूबसूरती से काम करता है। अच्छा, तो हमने देख लिया कि जीवन बना किस चीज से है। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए अब स्थिर हिस्सों से आगे बढ़कर उन गतिशील प्रक्रियाओं को देखते हैं जो जीवन को चलाती हैं, यानी यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस और यूनिट 4 सेल कम्युनिकेशन। और जीवन के इस ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल है सेंट्रल डॉग्मा। ये वो प्रोसेस है जिससे जेनेटिक जानकारी यानी डीएनए असल काम में बदलती है। डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन। यही वो बहाव है, वो फ्लो है जो एक सेल को बताता है कि उसे क्या करना है। ठीक वैसे ही जैसे एक आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट मजदूरों को बताता है कि इमारत बनानी कैसे है। लेकिन कोई भी कोशिका अकेले काम नहीं कर सकती। जीवन की सारी प्रक्रियाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि कोशिकाएं आपस में और अपने अंदर कैसे बात करती हैं। ये एक बहुत ही जटिल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। सोचिए, अगर ये सिग्नलिंग ना हो तो हमारा मुनज्जम शरीर बस कोशिकाओं का एक बेतरतीब ढेर बनकर रह जाएगा। यही बातचीत है जो सहयोग को मुमकिन बनाती है। तो अब हम एक कोशिका के लेवल से ऊपर उठकर एक पूरे जटिल बहुकोशिकीय जीव के स्तर पर आते हैं। यहाँ हम यूनिट 5 यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी को यूनिट 6 और 7 यानी प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी से जोड़कर देखेंगे। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि कैसे सिर्फ एक कोशिका से एक पूरा का पूरा जीव बन जाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमें वही आर्किटेक्चर समझाती है। ये हमें बताती है कि कैसे कोशिकाएं तय करती हैं कि उन्हें क्या बनना है, एक नर्व सेल या एक मसल सेल, और फिर कैसे वे एक साथ मिलकर ऊतक और अंग बनाती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। देखिए, पौधे और जानवर दोनों को ही जिंदा रहने की बुनियादी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे ऊर्जा कहाँ से आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। लेकिन इन समस्याओं को सुलझाने के उनके तरीके कितने अलग हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस से ऊर्जा बनाते हैं, जबकि जानवर भोजन से। दोनों ही सिस्टम्स अपने आप में लाजवाब हैं। तो अब जरा और जूम आउट करते हैं और सबसे बड़े पैमाने पर नजर डालते हैं। यहाँ हम यूनिट 8 यानी जेनेटिक्स, यूनिट 9 यानी डाइवर्सिटी, यूनिट 10 यानी इकोलॉजी और यूनिट 11 यानी एवोल्यूशन को एक साथ बुनकर देखेंगे कि जीवन का ये भव्य ताना-बाना कैसे बनता है। जीवन की निरंतरता और उसमें आने वाली विभिन्नताओं का आधार है जेनेटिक्स। मेंडल के सिद्धांत हमें गणित की सटीकता से ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसी से हर प्रजाति में विविधता बनी रहती है, जो कि बहुत जरूरी है। और जब जीव अपने पर्यावरण के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तब इकोलॉजी और एवोल्यूशन की बड़ी कहानी सामने आती है। ये सारी इंटरैक्शंस लाखों सालों के दौरान नेचुरल सिलेक्शन को जन्म देते हैं, और इसी से जीवन की वो अद्भुत विविधता पैदा होती है जो हम आज अपने चारों ओर देखते हैं। अच्छा,
तो इस पूरे दौरे के आखिर में अब हम उन टूल्स और तरीकों पर नज़र डालेंगे जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक इन सभी चीज़ों को पढ़ने और समझने के लिए करते हैं। ये है यूनिट 12 यानी अप्लाइड बायोलॉजी और यूनिट 13 यानी मेथड्स इन बायोलॉजी। तो सिलेबस में दी गई टेक्निक्स की लंबी लिस्ट को हम ऐसे व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जैसे पीसीआर हमें डीएनए के लेवल पर चीज़ें देखने में मदद करती हैं। इम्यूनो टेक्निक्स जैसे एलाइजा किसी खास मॉलिक्यूल का पता लगाती हैं। माइक्रोस्कोपी से हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं और स्टैटिस्टिक्स से हम अपने डेटा का मतलब निकालते हैं। हर तकनीक एक खास सवाल का जवाब देने का एक बेहतरीन औजार है। और ये सारा ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, इसे असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दवा बनाने में, खेती में, पर्यावरण को बचाने में, जीन थेरेपी से लेकर नई फसलें बनाने तक, यहीं पर आकर बायोलॉजी सच में दुनिया को बदलती है। तो हमने एक छोटी सी अणु से शुरू करके पूरे बायोस्फीयर तक की यात्रा की। और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सिलेबस अलग अलग विषयों का कोई कलेक्शन नहीं है, नहीं, बल्कि ये जीवन की एक ही कहानी है जो अलग अलग स्तरों पर हमें सुनाई गई है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये अंतिम सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये ब्लूप्रिंट, ये नक्शा अब हमारे हाथ में है। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये भविष्य की खोजों का आधार है। क्या पता जीवन की किताब का अगला अध्याय लिखने की शुरुआत इन्हीं सिद्धांतों से हो, और वो कोई और नहीं बल्कि आप ही लिखें।